आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, खालिदा जिया, बांग्लादेश फर्स्ट वुमेन पीएम, अ लाइफ ऑफ पावर एंड रेजिस्टेंस में बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के पूरे राजनीतिक जीवन को एक ऐसे संघर्ष की तरह पेश किया गया है जिसमें सत्ता, विरोध, लोकतंत्र और व्यक्तिगत पीड़ा सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा रहा। लेख बताता है कि 80 साल की उम्र में 30 दिसंबर को उनका निधन सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं था, बल्कि बांग्लादेश की राजनीति के 3 दशकों के एक युग का अंत है। उस युग का जिसमें बैटलिंग बेगम्स कहलाई जाने वाली खालिदा जिया और शेख हसीना ने देश की सियासत को आकार दिया। लेख की शुरुआत एक भावुक दृश्य से होती है। एक आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता टीपू सुल्तान अस्पताल के बाहर तख्ती लेकर खड़ा है कि वो अपनी किडनी खालिदा जिया को देना चाहता है। ये दिखाता है कि समर्थकों की नजर में खालिदा सिर्फ नेता नहीं, बल्कि लोकतंत्र के लिए कुर्बानी देने वाली मां जैसी शख्सियत थी। लेकिन अल जजीरा साफ कहता है, उनकी विरासत एक रंगी नहीं, बल्कि ग्रे है। लोकतंत्र की लड़ाई में साहसी, मगर सत्ता में रहते हुए विवादों और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई। लेख विस्तार से बताता है कि पति जियाउर रहमान की 1981 में हत्या के बाद खालिदा जिया अनिच्छा से राजनीति में आई, लेकिन जल्दी ही सैन्य शासक एरशाद के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन की सबसे मजबूत आवाज बन गई। बार बार गिरफ्तारी, नजरबंदी और बीमारी के बावजूद उन्होंने पीछे हटने से इनकार किया। 1991 में देश की पहली निर्वाचित महिला प्रधानमंत्री बनी और कुल 3 बार सत्ता में रहीं। उनके शासन में अर्थव्यवस्था, उद्योग, महिला शिक्षा और मीडिया को विस्तार मिला। लेकिन 2000 के दशक में उनके बेटे तारिक रहमान के प्रभाव, भ्रष्टाचार के आरोप, राजनीतिक हिंसा और 2004 के ग्रेनेड हमले जैसे मामलों ने उनकी छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया। अल जजीरा ये भी दिखाता है कि सत्ता से बाहर होने के बाद का उनका जीवन लगभग निरंतर उत्पीड़न, जेल, बीमारी और राजनीतिक अलगाव में बीता, खासकर शेख हसीना के शासनकाल में। फिर भी उन्होंने देश नहीं छोड़ा और बदले की राजनीति से बचते नहीं। दैट्स माई आज का अखबार। 2024 में हसीना के पतन के बाद जब माहौल उनके पक्ष में था, तब भी उन्होंने अपने समर्थकों से बदले से दूर रहने की अपील की। यही बात उन्हें कई समकालीन नेताओं से अलग करती है। लेख अंत में सवाल उठाता है कि खालिदा जिया के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। उनके बेटे तारिक रहमान अब पार्टी की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन क्या वो मां की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे? इसका फैसला आने वाला चुनाव करेगा। अल जजीरा मूल रूप से यही कह रहा है कि खालिदा जिया की कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि एक ऐसे जीवन की है जो लोकतंत्र, प्रतिरोध, त्याग और विवाद सबका प्रतीक बन गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख, वन ऑफ अमेरिकाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स इज कमिंग टू अ सडरिंग हार्ट। अमेरिका के उस महान प्रयोग की कहानी कही गई है जिसने पिछले 60 सालों में दुनिया भर के सबसे मेहनती, होनहार और पढ़े लिखे लोगों को बुलाया, खास तौर पर भारत से, और जिसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक और समाज को ताकत दी। लेकिन अब वही प्रयोग अचानक ठहरता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसकी वजह है बढ़ती नफरत, डर और सियासी जहर। लेख की शुरुआत टेक्सास में बने 90 फुट ऊंचे हनुमान जी की प्रतिमा से होती है, जो भारतीय अमेरिकी समुदाय के आत्मविश्वास और अमेरिकी समाज में घुलने मिलने की पहचान का प्रतीक है। लेकिन उसी प्रतिमा के बाहर खड़े प्रदर्शनकारी उसे शैतान कह रहे हैं, और भारत से आए एक डॉक्टर तमिलिसा, जिन्होंने अमेरिका में जीवन खड़ा किया, आज ये पूछने को मजबूर हैं, मैं यहाँ क्यों हूँ। लेख बताता है कि भारतीय अमेरिकी जो कभी अमेरिका की सफलता की मिसाल थे, सबसे ज्यादा कमाने वाले, सबसे ज्यादा शिक्षित, बड़ी कंपनियों के प्रमुख, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर,
आज अचानक शक और नफरत के निशाने पर आ गए हैं। रिपब्लिकन राजनीति अब न केवल अवैध प्रवासियों बल्कि कानूनी कुशल भारतीय प्रवासियों को भी देश की समस्याओं का दोषी ठहराने लगी है। H1B वीजा जैसे रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। नतीजा ये है, इस साल भारतीय छात्रों की अमेरिका में आमद 44% घट गई। लेख एक युवा भारतीय शोध छात्रा साई सुषमा की कहानी के जरिए दिखाता है कि अमेरिका जिन छात्रों को सालों पढ़ाता है, जिन पर करोड़ों डॉलर खर्च करता है, वही छात्र अब नौकरी के मेले में आप नागरिक हैं सुनते ही बाहर कर दिए जा रहे हैं। अमेरिका जैसे कह रहा हो, पढ़ाई हमारी, फायदा कोई और उठाए। लेख ये भी बताता है कि अमेरिका और भारत के बीच लोगों का रिश्ता कितना गहरा और ऐतिहासिक रहा है, भगवत गीता से लेकर गांधी और मार्टिन लूथर किंग तक। लेकिन आज वही रिश्ता टूटने की कगार पर है। कई भारतीय अमेरिकी अब भारत लौटने का विकल्प तलाश रहे हैं। लेख का सबसे बड़ा संदेश ये है कि अमेरिका की असली ताकत उसकी सीमाओं से नहीं, उसकी खुली सोच और दुनिया की प्रतिभा को अपनाने की क्षमता से बनी है। अगर वो इसे खो देता है तो वो सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, नैतिक और वैश्विक प्रभाव में भी कमजोर हो सकता है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्जियन व्यू ऑन द नेशनल ईयर ऑफ रीडिंग 2026 टाइम टू स्टार्ट अ हेल्दी हैबिट फॉर लाइफ में अखबार ने एक बहुत गहरी लेकिन बेहद साधारण बात कही है। अगर किसी समाज को मजबूत, संवेदनशील और आगे बढ़ता देखना है तो बच्चों को किताबों से दोस्ती करानी ही होगी। ब्रिटेन सरकार ने 2026 को नेशनल ईयर ऑफ रीडिंग घोषित किया है और गार्जियन कहता है कि ये पहल जितनी जरूरी है उतनी ही देर से आई है, क्योंकि आज पढ़ने की आदत गंभीर संकट में है। अखबार बताता है कि पिछले 20 सालों में ब्रिटेन के बच्चों और युवाओं में शौक से किताब पढ़ने की आदत ऐतिहासिक रूप से सबसे नीचे आ गई है। आज हाल ये है कि 8 से 18 साल के केवल हर 3 में से एक बच्चा ही फुर्सत में किताब उठाता है। सबसे ज्यादा गिरावट गरीब बच्चों और किशोर लड़कों में दिखती है। चौथाई बच्चे प्राथमिक स्कूल से निकलते समय ढंग से पढ़ तक नहीं पाते। गार्जियन साफ कहता है, ये संकट अचानक नहीं आया। जब आधे वयस्क खुद नियमित रूप से नहीं पढ़ते तो बच्चों से कैसे उम्मीद की जाए। संपादकीय समझाता है कि पढ़ने की आदत कोई अकेली तकनीकी स्किल नहीं, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जाने वाला तोहफा है। अगर ये कड़ी टूट गई तो समाज धीरे धीरे सोचने, समझने और महसूस करने की अपनी ताकत खो देगा। इसी खतरे को देखते हुए 2026 में 72,000 नई किताबें जरूरतमंद बच्चों को दी जाएंगी। बच्चों के लिए अलग बुकर प्राइज शुरू होगा और नवजात शिशुओं को जन्म लेते ही लाइब्रेरी कार्ड देने की योजना रखी गई है। गार्जियन खासतौर पर पहले 1000 दिनों की अहमियत बताता है। जब माता पिता और बच्चे साथ बैठकर किताब पढ़ते हैं, तब सिर्फ भाषा नहीं, रिश्ता, भावनात्मक सुरक्षा और दुनिया को समझने की नींव बनती है। मोबाइल और स्क्रीन इस जगह को नहीं ले सकते। लेकिन अखबार ये भी मानता है कि समस्या सिर्फ मोबाइल की नहीं है। गरीबी, लाइब्रेरी बंद होना, लंबे काम के घंटे, अकेले पालन पोषण और किताबों की बढ़ती कीमतें भी पढ़ने की राह में बड़ी रुकावट है। अंत में गार्जियन चेतावनी देता है कि सिर्फ घोषणाएं काफी नहीं हैं। अगर सरकार सच में पढ़ने की संस्कृति बनाना चाहती है तो हर स्कूल में लाइब्रेरी, प्रशिक्षित लाइब्रेरियन, कम बोझ से दबे शिक्षक, विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए मदद और नए माता पिता को सहयोग देना होगा। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.